वेलकम टू थ्रेशोल्ड एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सुशील। आज की इस वीडियो में हम वर्ष 2019 में जो पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था उस एग्जामिनेशन में जो 9 क्वेश्चन मैथ्स के आए थे उन सभी क्वेश्चंस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था अंडर रूट ऑफ 4 की क्यूब इंटू अंडर रूट ऑफ 16 की 4 भाग 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू निकालनी थी। आपको क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू। ये जो पहला प्रश्न है इसमें जो आपका स्क्वायर रूट का भी है, साथ में इसमें बॉड मास भी लग रहा है, तो काफ़ी आसानी से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो, जो अंडर रूट 4 होता है, अंडर रूट 4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये होता है आपका अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाए, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 2। उसी तरह से जो सेकंड वैल्यू है अंडर रूट में वो है आपकी अंडर रूट ऑफ 16। अंडर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, इसका अंडर रूट विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर का इसका पूरे का अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे दो दो के आपके जोड़े बनेंगे तो आपका फाइनली जो आंसर है वो कितना आएगा? यहाँ पे 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से जो अंडर रूट है वो कट जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट 16 की जगह आप क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर। अंडर रूट 4 की जगह आप क्या लिखेंगे? केवल 2। ठीक है, हम इन वैल्यूज को हम यहाँ पुट करेंगे। अंडर रूट 4 की जगह आपका क्या है? 2 की घात 3 इंटू अंडर रूट 16 की जगह हम लिखेंगे 2 की घात 2 इंटू इसकी घात 4 भाग 8। अच्छा, जो 8 है ना, 8, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2 दूने 4 दूने 8, इसको आप लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3। तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे हम? 2 रेज टू पावर 3, और ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है इसका भी, इसकी घात 2 बराबर है 2 रेज टू पावर x। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे? 2 की घात 3 हमारा ऐसा ही रहेगा इंटू, देखो 4 दूने 8 है तो 2 की घात 8 हो जाएगा, क्योंकि अब बॉड मास का भी इसमें रूल लगेगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई से पहले किसकी बारी आ जाती है? डिवीजन की। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ? बटे 3 दूने 6, 2 की घात 6 बराबर है 2 रेज टू पावर x। नौ आपकी जब आपकी जो है बेस सेम होते हैं, घातें आपस में ऐड हो जाती हैं। ऊपर देखो बेस क्या है? सेम है 2, तो घातें जमा हो जाएगी 8 जमा 3 11, और जो ये नीचे हैं 2 रेज टू पावर 6 नेक्स्ट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। यहाँ तक सारी चीज़ें ठीक हैं। अब जो ये नीचे है ना, यहाँ पे 2 रेज टू पावर 6, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 रेज टू पावर 11 इंटू, जब ये ऊपर जाएगा 2 की घात -6। इनके बेस सेम है, घातें आपस में ऐड और सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। इसकी जगह आपका क्या आ जाएगा? 2 रेज टू पावर 5। 11 - 6 कितने होते हैं? 5, विच इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। ठीक है, जब आपके बेस सेम होते हैं तो घातें आपकी क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। इसका मतलब है कि जो x है वो कितना है? 5 है। x इज इक्वल टू 5, तो जो x की जो वैल्यू है, जो आपका आंसर है वो कितना है? 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर लेती है। कोई एक ट्रेन है और वो जो ट्रेन है वो एक किसी प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर लेती हैं। यहाँ पे जो ट्रेन है और ये आपका क्या है? प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो कितनी है? 240 मीटर है। ट्रेन की लंबाई दी नहीं है, उसको आपको निकालना है। और जो ये ट्रेन है वो इस प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। समय आपका कितना है? 25 सेकंड है। आपको इस ट्रेन की लंबाई को ज्ञात करना है। देखो, एक फॉर्मूला होता है, समय बराबर है दूरी बटे 4। समय बराबर है दूरी बटे 4। समय यहाँ पे गिवन है वो कितना है आपका?
25 सेकंड है। देखो दूरी चाल आपकी जो है यहाँ पर नहीं दी गई है, तो वो भी आपको ज्ञात नहीं है। और जो दूरी है, देखो एक जो ट्रेन है जब वो किसी एक प्लेटफॉर्म को पार करती हैं, तो जो वो कुल दूरी तय करती हैं वो जितनी उस प्लेटफॉर्म की लंबाई है प्लस जितनी उसकी ट्रेन की लंबाई होती है, वो जो है उसकी कुल दूरी होती है। परंतु यहाँ पर ट्रेन की लंबाई ना देने होने की वजह से आप इस ट्रेन के द्वारा जो दूरी तय की गई है वो भी आपको मालूम नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न केवल तभी सॉल्व हो सकते हैं यदि समय, दूरी और चाल में से आपको दो फैक्टर गिवन हो। या आपको सिर्फ समय दिया है, चाल गिवन नहीं है, दूरी आपको गिवन नहीं है। क्योंकि यदि तो ट्रेन की लंबाई मालूम होती तो इस ट्रेन के द्वारा, मान लो ट्रेन की लंबाई कितनी है, x है, x मीटर है, तो इस ट्रेन के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस कवर होगी 25 सेकंड में वो कितनी होगी, जितनी इस ट्रेन की लंबाई है जमा जितनी इस प्लेटफॉर्म की लंबाई है। ये जो है ट्रेन के द्वारा 25 सेकंड में तय की गई दूरी है। परंतु इस प्रश्न में ना तो दूरी पूरी तरह से गिवन है, ना ही चाल गिवन है, केवल समय गिवन है। तो इस तरह के जो प्रश्न है उसका जो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। डाटा जो है वो पूरी तरह से गिवन नहीं है, इनसफिशिएंट डाटा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो आपके ऑप्शन में इस प्रश्न के जो आपके 4 ऑप्शंस थे उसमें एक ऑप्शन था कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इस तरह के प्रश्न पर आपकी जो है विशेष नज़र होनी चाहिए। हर एक एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन आता है जो आपका जिसमें आंसर नहीं आएगा बल्कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पर जो है हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राम की 5 अलग परीक्षाओं का औसत 46.5 है। राम जो है उसकी 5 जो है परीक्षाओं में जो औसत है वो कितना दिया है, 46.5। साथ में बाद में क्या बोला है कि बाद में यह ज्ञात हुआ कि 2 स्कोर 38 की जगह पर 40 और 36 की जगह पर 32 लिखे गए। ठीक है, और अब आपको जो ज्ञात करना है कि जो वास्तव में उसकी जो सही औसत है, जो 46.5 थी, इसकी जगह पर जो सही औसत है वो आपको ज्ञात करना है। जो कैसे प्रश्न में पहले आप क्या देखेंगे कि राम की 5 परीक्षाओं में जो उसका औसत जो मार्क्स थे वो कितने थे, 46.5। 5 उसने परीक्षाएं दी, उनका जो औसत जो मार्क्स हैं, जो स्कोर है वो कितना है, 46.5। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा कि 5 परीक्षाओं में उसने जो टोटल मार्क्स जो उसने गेन किए वो कितने हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 पंजे 25 और 5 छिके 30, 2 32, 5 चौके 20 और 3 23। तो 5 परीक्षाओं में उसने जो कुल मार्क्स अर्जित किए वो आपके हैं 232.5। अब प्रश्न में आगे क्या बोला है कि कुछ मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक हुई है, 38 की जगह पर क्या लिख लिया, 40, और 36 की जगह पर क्या लिख लिया, 32। ठीक है, तो ये आपकी मिस्टेक हो गई। अब मिस्टेक को आपको करेक्ट करना है और जो करेक्ट होने के बाद जो सही औसत आया है वो ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्न में देखो ये क्या है, एक्चुअल मार्क्स थे, ये एक्चुअल मार्क्स थे, तो इसको हम इन दोनों मार्क्स को हम जमा कर देंगे। 8 6 14, 3 3 6 और 1 7, और ये आपको हो जाएगा 72। देखो गलती से जो लिख लिए थे ना वहाँ पे जो मार्क्स हैं वो है आपके 72 और वास्तव में कितने थे, 74। तो आपको जो कुल मार्क्स जो हैं 46.5 से जो इसने गेन किए हैं उसमें इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 मार्क्स जो है कम लिखे गए हैं वो आपको ऐड करने हैं यहाँ पे। तो एक्चुअल में उसके जो कुल जो मार्क्स थे उन 5 सब्जेक्ट्स में वो कितने थे, 234.5। ये उसके एक्चुअल मार्क्स थे जब हमने इनको ठीक किया। अब वो पूछा गया है कि उसकी सही औसत क्या है। देखो जो टोटल एक्चुअल मार्क्स थे वो कितने हैं, 234.5,
जब इसकी अब सही औसत निकालेंगे, कुल सब्जेक्ट्स आपके हैं 5, तो हम 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये 5, 5 चौके 20, 3 4 34, 5 6 के 30, 4 5 45, 4 9 45। एक्चुअल जो आपका जो रियल जो इसका एवरेज है वो कितना है 46.9, 46.9 इसका एक्चुअल एवरेज है। तो इस तरह के प्रश्न काफ़ी आसान होते हैं, और पहले जो है हम जितने उसके सब्जेक्ट हैं, जितना उसका औसत दिया है, पहले उसका हम टोटल निकालते हैं, बाद में हम देखते हैं कि एक्चुअल में सही कितना था, उसका हम जो है ऐड कर देंगे, और जो गलती से जो लिखे गए थे उसका भी ऐड कर देंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये गलती से देखो उस 232.5 में जो सम टोटल होना चाहिए था इन दो स्कोर का, वो होना चाहिए था 74, परंतु गलती से वो कितना है, वो है 72। जो डिफरेंस आ रहा है 2 का, वो हमें बाद में इसमें ऐड करना पड़ेगा। ये एक्चुअल जो है आपका टोटल जो है उसका एवरेज, टोटल उसके जो है मार्क्स निकले हैं। जब टोटल मार्क्स निकले हैं तो अब इसका जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, औसत जो एवरेज मार्क्स हैं उन 5 सब्जेक्ट्स में, वो इसका फाइनल आंसर है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 5000 में से आपके पास जो कुल पैसा है 5000 में से कुछ राशि 10% और जो बाकी राशि है 20% प्रति वर्ष पर उधार दी गई। अगले 2 सालों में, समय यहाँ पर कितना है 2 वर्ष में, इन दोनों राशियों पर जो साधारण ब्याज मिला, जो सिंपल इंटरेस्ट मिला, वो कितना है 1700 रुपये था। कितनी राशि थी जो 10% प्रतिवर्ष पर उधार दी गई। सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि क्या गिवन है और आपको क्या निकालना है। और इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उसमें आपका एक ही फॉर्मूला यूज होता है, वो होता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल यानी कि मूलधन गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर इनटू समय टाइम बटे 100। केवल एक ही फॉर्मूला इस तरह के प्रश्न में यूज होता है, बाकी जो क्वेश्चन के अनुसार से जो सिचुएशन है उस तरह से इसको सॉल्व करना है। क्योंकि यहाँ पे आपका जो गिवन है वो आपके पास क्या है, प्रिंसिपल है, मूलधन यहाँ पे गिवन है, कुल पैसा आपके पास कितना है 5000 रुपये है। उसमें से कुछ राशि, मानो जो कुछ राशि है वो गिवन नहीं है कि वो कितनी राशि है, हमने माना कि 5000 का जो x रुपीज़ हैं वो जो है 10% की वार्षिक दर पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कुछ राशि पर जो है कितना है 10% है। समय ऑलरेडी गिवन है कितना है 2 वर्ष है। एक कंडीशन आपकी ये आएगी, साथ में यदि कुल पैसा गिवन है उसकी कुछ राशि हमने x मान ली, तो जो बाकी जो राशि बच जाएगी वो कितनी होगी 5000 माइनस x। कुल राशि का एक जो हिस्सा है वो आपने 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए जो है उधार दिया है, और जो बाकी जो बच गई राशि है यानी कि जो कुल राशि का में से जब आप x निकाल देंगे 5000 माइनस x, वो जो बच गई राशि है वो 20% की वार्षिक दर से उसको जो है 2 वर्ष के लिए उसको भी क्या है उधार दिया गया है। और इन दोनों पर 2 वर्ष के लिए इन दोनों पैसों पर एक जो x रुपीज़ है, एक जो 5000 माइनस x है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिफरेंट है 10% और 20% है, समय दोनों का बराबर है 2 वर्ष है। 2 वर्ष में इस पूरे पैसे पर जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, जो आपका साधारण ब्याज है, वो कितना दे रखा है 1700। ये आपको समझना है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको कुल दिया है 1700 रुपये। देखो यहाँ पर आपके पास समय गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, आपका जो पैसा है मूलधन वो भी गिवन है। तो यहाँ पर आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। जो आपका सिंपल फॉर्मूला है, जो बेसिक फॉर्मूला है साधारण ब्याज का, वो लगाना है, ठीक है। कुल राशि 5000 है, वो अलग अलग मंडी हैं, उन दोनों राशियों पर कुल मिला के जो इंटरेस्ट लगा है वो 1700 है। इसका मतलब है कि जो 1700 है ये इस राशि पर जो आपका सिंपल इंटरेस्ट लगा
मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 जमा इस राशि पर जो आपका सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, यानी कि 5000 माइनस एक्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू समय बटे 100। इन दोनों राशियों का जो इंटरेस्ट है वो आपका कितना आना चाहिए, 1700। ठीक है, नेक्स्ट में हम इसको काट देंगे, 10 से कट जाएगा और यहाँ पर भी हम इसको काट लेंगे, ये इस तरह से आ जाएगा। और ठीक है, 10 हम नीचे रहने देंगे, 10 हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर एलसीएम हमारा यहाँ पे 10 आ जाएगा और ऊपर कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, जमा इसको हम ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 5000, ये 4 हैं, ये हो जाएगा 5000 गुना 2 4, तो ये हो जाएगा आपका 20000 माइनस 4x बराबर है 1700। नेक्स्ट स्टेप में जो ये 10 हैं ये हमारा कहाँ चले जाएगा, यहाँ पर चले जाएगा, ये हो जाएगा 17000। 2x माइनस 4x, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2x, क्योंकि माइनस का जो चिन्ह है -4 बड़ा है, बराबर है 17000, ये माइनस हो जाएगा 20000, ये हो जाएगा -3000, माइनस से माइनस कट जाएगा। अगले स्टेप में x बराबर है 3000 बटे 2, x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 1500 रुपये। x आपकी कितनी आ जाएगी, 1500 रुपये। x वो धनराशि हैं जो आपने 10% की वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दी थी। तो x ही आपको निकालने को बोला गया था कि कितनी राशि थी जो 10% प्रति वर्ष पर उधार दी गई थी। x की वैल्यू हमने निकाल दी है, वो कितना है, 1500 रुपये। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होता है। तो अभी जो है हमें ये काफ़ी लंबा लग रहा है प्रश्न, परंतु बार बार यदि ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे आप आसानी से 30 से 35 सेकंड में इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इन दी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका त्रिभुज से है। इसमें जो गिवन है वो है द रेशियो ऑफ द बिगेस्ट एंड सेकंड बिगेस्ट एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 3:2। The smallest angle is 20% of the sum of the biggest and second biggest angle. What is the sum of the smallest and the second biggest angle? ठीक है, तो यहाँ से आपका त्रिभुज का प्रश्न आया था। देखो, कोई भी त्रिभुज हो, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे वो समद्विबाहु हो, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल है, the sum of the angles of the triangle is always equal to 180 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए त्रिभुज में 3 कोण बनते हैं, चाहे आपकी कैसी भी त्रिभुज हो, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। इन तीनों कोणों का जो आपका सम है वो ऑलवेज किसके बराबर होना चाहिए, 180। चाहे कोई एंगल छोटा है, कोई एंगल बड़ा है, परंतु तो तीनों का जो सम है वो 180 आना चाहिए। देखो, इस प्रश्न में क्या बोला गया है, रेशो अनुपात दिया गया है किसका, बिगेस्ट एंगल बटे जो आपका क्या है, सेकंड बिगेस्ट एंगल, उनका जो अनुपात है वो कितना दिया गया है, 3:2। त्रिभुज के जो 3 कोण हैं उनमें से जो सबसे बड़ा कोण है बटे जो सेकंड बिगेस्ट एंगल है कौन है, उसका अनुपात कितना दिया है, 3:2। ठीक है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि ये क्या है, 3x बटे 2x के अनुपात में है। एक तो आपका ये गिवन है, साथ में प्रश्न में क्या बोला है, जो स्मॉलेस्ट एंगल है, यानी कि जो तीसरा एंगल है वो क्या है, गिवन है कि वो स्मॉलेस्ट एंगल है इस त्रिभुज का। और जो स्मॉलेस्ट एंगल है, जो आपका स्मॉलेस्ट एंगल है वो आपका क्या है, 20% है, 20% है किसका, सम ऑफ द बिगेस्ट एंड द सेकंड बिगेस्ट। देखो, बिगेस्ट कितना है 3x और सेकंड बिगेस्ट कितना है 2x, उनका जो सम है, उनका जो योग है उसका वो कितना दे रखा है, स्मॉलेस्ट एंगल 20%। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, 20/100 गुना 5x, 20×5 = 100
5 से 5 कट गया, स्मॉलेस्ट एंगल आपका किसके बराबर आ गया, स्मॉलेस्ट एंगल आपका आ गया x के बराबर। ठीक है, अब तो आपका तीनों एंगल यहाँ पे गिवन है। बिगेस्ट एंगल इज 3x, सेकेंड बिगेस्ट एंगल इज 2x एंड द स्मॉलेस्ट एंगल इज x। और जब तीनों एंगल्स हमारे पास आ गए हैं तो इसका मतलब इन तीनों एंगल का जो सम है, बिगेस्ट का, सेकंड बिगेस्ट का और स्मॉलेस्ट का, इनका जो योग है वो किसके बराबर आना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। ये तो थ्योरम कहती है। 3 2 5 और 6x बराबर है 180 डिग्री। यहाँ से x जो है आपकी वैल्यू निकल जाएगी, वो कितनी है, 30 डिग्री। यहाँ से आपका जो बिगेस्ट जो एंगल है वो कितना है, x की वैल्यू यहाँ डालेंगे वो आ जाएगा आपका 90 डिग्री। सेकंड बिगेस्ट एंगल आ जाएगा 30 दूने 60 डिग्री और स्मॉलेस्ट एंगल आपका कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। फाइनली जो प्रश्न पूछा गया था कि व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड सेकंड बिगेस्ट, ये जो स्मॉलेस्ट हैं और जो सेकंड बिगेस्ट हैं इनका जो सम है 60 + 30 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको निकालना था। इस प्रश्न का जो आंसर है आपका क्या है, 90 डिग्री है। तो ये आपका जो ये अनुपात में जो ये प्रश्न पूछा गया था जिसमें ट्राइंगल का जो कंसेप्ट है वो लग रहा था, तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, ये आपका ए कंप्लीट्स ए वर्क इन 12 डेज। ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है। बी जो है, बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए। बी ए से 20% मोर एफिशिएंट है। सी कंप्लीट्स द सेम वर्क इन 6 डेज मोर देन बी। बी ने जितने समय में इस कार्य को किया, सी जो है उससे 6 दिन ज्यादा समय लगाता है। हाउ मच टाइम या डेज विल बी टेकन बाय बी एंड सी कंबाइंड टू कंप्लीट द वर्क। बी और सी मिलकर के यदि इस कार्य को करते हैं, वो इस कार्य को करने में जो है कितना समय लेंगे, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न में जो गिवन है, इस तरह के प्रश्न में जो गिवन है, देखो गिवन क्या है, ए कंप्लीट्स ए वर्क इन 12 डेज। ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, तो ए का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा, 1/12। ठीक है, और सेकंड क्या बोला है कि जो बी है, बी जो है 20% मोर एफिशिएंट है किससे, ए से। यदि ए एक दिन में 1/12 काम करता है, 1/12 ऑफ द टोटल वर्क करता है, तो बी देखो कितना काम करेगा एक दिन में, 1/12 यानी कि ए के बराबर तो करेगा ही, साथ में क्या करेगा, 20% एक्स्ट्रा काम करेगा, 20/100, 20%। कितना, जितना ए एक दिन में करता है। ये उसका, ए तो एक दिन में 1/12 काम करता है, तो ये बी का एक दिन का काम आ जाएगा, ए का एक दिन के काम के बराबर तो है ही है, प्लस ए से वो क्या है 20% मोर एफिशिएंट है, वो हम जमा कर देंगे 20%। 20% किसका, जितना ए एक दिन में कार्य करता है, वो एक दिन का कार्य कितना है, 1/12। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ आना चाहिए। तो यहां से आपका बी का जो है, बी के एक दिन का कार्य आ जाएगा, ये 20 एकम 20, 20 5 100, ये 1/12 हो जाएगा, जमा 1/60। यहाँ आप एलसीएम ले लो, 12 और 60 का एलसीएम 60 आ जाएगा, ये 5 12 5 60, 5 जमा 1 6, यानी कि 6/60 यानी कि 1/10। बी का एक दिन का कार्य आ जाएगा 1/10। इसका मतलब है कि बी जो है इस पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा, 10 डेज में। बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा, यदि वो एक दिन में 1/10 ऑफ द टोटल वर्क करता है, तो वी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, 10 डेज में। और सी के बारे में यहाँ पे क्या गिवन है, सी जो है 6 दिन ज्यादा लेता है, जितना समय बी ने इस कार्य को करने में लिया था। देखो बी ने तो भाई 10 दिन लिए थे, सी जो है क्या लेता है, 6 दिन और ज्यादा ले लेता है इससे। इसका मतलब है कि उस कार्य को करने को सी ने कितना समय लिया है, 16 डेज। बी ने कितना समय लिया था, 10 डेज। अगला जो प्रश्न है वो क्या पूछा गया है
बी और सी मिल करके इस कार्य को कितने समय में करेंगे। देखो इस तरह के क्वेश्चन में एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो हम अपने स्टूडेंट्स को क्लासरूम में जो हम इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं वो हम सिखाते हैं। तो बी और सी मिल करके एक्स यहाँ पे 10 है, वाई यहाँ पे 16 है, ये कितना हो जाएगा 10 गुना 16 बटे 10 जमा 6 26, और ये 8 दूने 16 और 13 दूने 26, ये हो जाएगा आपका 80 बटे 13, विच इज इक्वल टू 6 13 6 के 78 2 80, 6 सही 2 बटे 13 डेज में बी और सी मिल करके इस कार्य को करेंगे। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, जो ये वर्क एंड वेजेस का ये क्वेश्चन था। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट होता है। तो ये वाला पॉइंट जिसको समझ आ गया, बाकी तो प्रैक्टिस जब हम बार बार इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। द 9th एंड द लास्ट क्वेश्चन वाज पिता और माता की आयु का अनुपात 9:8 था। ठीक है, फादर और मदर की आयु का अनुपात कितना था? फादर और मदर की आयु का जो अनुपात है वो कितना दिया गया है? 9:8। कब? जब उनके पुत्र का जन्म हुआ। एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द सन द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड मदर वॉज 9:8। आगे क्या बोला है? इन्हीं पिता और माता की आयु का अनुपात 17:16 होगा, 17/16 होगा फादर और मदर का, जब उनके पुत्र की उम्र उसकी अभी की उम्र की 2 गुना होगी। ठीक है, ये देखो है, ये है जो रेशो है फादर एंड मदर की आयु का 9:8, ये है एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द सन, जब पुत्र पैदा हुआ। ये जो 17:16 है ये फादर और मदर की जो रेशो है ये कब है? जब उनके पुत्र की उम्र उसकी अभी की उम्र की क्या हो रही है? 2 गुना हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न में हम क्या देखेंगे कि फादर और मदर की जो रेशियो में जो डिफरेंस है 9 - 8 वो कितना है? 1 एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द सन, और बाद में वो डिफरेंस कितना है? 17/16, यानी कि 17 - 16 कितना है? 1। इन दोनों के जो रेशो हैं, जो ये अनुपात हैं, उसमें जो डिफरेंस है देखो, 17 में से जब हम 9 घटाएंगे वो कितना आएगा? 8। 17 - 9 इज इक्वल टू 8। फादर की जो एज का जो डिफरेंस आ रहा है अलग अलग समय में वो कितना आ रहा है? 8। और मदर का 16 - 8 हम करेंगे वो भी कितना आता है? 8। ठीक है, ये इनका डिफरेंस है एज में। और प्रश्न दिया गया है कि एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ देयर सन, और जब उसकी उम्र क्या हो जाती है? पुत्र की उम्र क्या हो जाती है? दुगनी। यदि हम 8 में से इसको जो है 2 से डिवाइड कर दें वो कितना आएगा? 4। 8 में से 2 को डिवाइड करेंगे वो कितना आएगा? 4। ठीक है, तो जो ये 4 हैं जब हम इसको 17 में से घटाएंगे वो कितना आता है? 13। चाहे उसको 9 में हम जमा करें, 9 - 4 कितना आता है? 13। 16 में से हम क्या घटाएंगे? 4, वो कितना है? 12। या 8 में हम जमा करेंगे 4, वो कितना है? 12। तो जो प्रेजेंट में पिता और माता की जो आयु का अनुपात है वो आपका इस तरह से निकल जाएगा, वो कितना होगा? 13/12। ठीक है, एक बार इसको देखते हैं। पिता और माता की आयु का अनुपात 9:8 था एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ देयर सन। ये बात है कब की? पास्ट की। परंतु जब अभी जो है जो पुत्र की उम्र कितनी हो रही है? दुगनी हो रही है।
तब जो है पिता और माता की आयु का अनुपात वो कितना हो जाता है, ये आपका फ्यूचर यानी कि बाद में वो कितना हो जाता है 17:16। ठीक है, आपसे जो पूछा गया था कि एट प्रेजेंट इनकी आयु का अनुपात कितना है, तो ठीक है इस मेथड से आपकी इनका जो आयु का अनुपात निकलेगा वो कितना है एट प्रेजेंट 13:12, 13/12। 2019 में जो मैथ्स का जो सेक्शन था पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन का, उन सभी क्वेश्चंस को हमने डिटेल में डिस्कस किया। इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके बीच में लाते रहें और आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।